तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो आज इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्योत्तर काल में क्या क्या चीजें हुई। जैसे कि पिछली इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो जिसने मारा है उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। वो एक प्रकार का ब्राह्मण था और इससे पहले मैंने बताया कि सारे के सारे वैश्य या शूद्र जाति से थे, राजा मौर्य वंश के। अब क्या होगा, हम मौर्योत्तर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में कि मौर्योत्तर काल जो आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट है। और 185 बीसी से लेके 319 एडी तक, 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक, यानी कि अब आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपको बीसी भी दिख रहा होगा और एडी भी दिख रहा होगा। इसका मतलब कि इसके बाद जो जितने भी टाइम चलेगा वो आगे को चलेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने दो चीजों याद के बारे में पढ़ना चाहिए मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, एक तो पढ़ने वाले हैं देशी शासक, ठीक है, देशी आप जो यहीं के रहने वाले हैं, और एक पढ़ने वाले विदेशी या विदेशी आक्रमणकारी भी कह सकते हो आप, और विदेशी शासक भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब याद रखना, अब इस काल को याद रखना, जो ये काल है इस काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल, इसका मतलब है कि जो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ उस चीज को वापिस आएगा अभी। ठीक है, यानी कि 1500 बीसी आपने पढ़ा होगा ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 4 वेद पढ़े होंगे उपनिषद में। अब यहां पर ब्राह्मण युग वापिस आएगा। ठीक है, इसे ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ब्राह्मण युग वापिस आएगा। और आपने आज तक सुना होगा कि मनु, वैसे हम डिटेल में करने वाले, थोड़ा आपको बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था। अब इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका सिक्के, यानी सिक्के जो आप आहत सिक्के बोलते थे। यहां पर जो हमें इतिहास पता चलेगा वो चलेगा आपका सिक्कों के आधार पर, जितना भी है। यानी 185 बीसी से लेकर 300 एडी तक आप किस पे डिपेंड है, सोर्सेज पे, सिक्के पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब ये देशी और विदेशी क्या है, देशी शासक में आप जो याद रखेंगे वो लिखेंगे पुष्यमित्र, सॉरी, शुंग वंश, वंश याद रखेंगे जो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद आप कर्ण वंश, ठीक है, कर्ण वंश के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, अब चैदी वंश भी आप इसमें डाल सकते हो, वाकाटक भी कह सकते हो आप। वाकाटक वंश, ठीक है, ये आप इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी कि वे लोग जो भारत के रहने वाले ही थे। इंपॉर्टेंट चीज है। अब पता किससे चलेगा, ये सिखों से। ठीक है, देशी में कौन से आएंगे, जैसे यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विदेशी आक्रमण था जिसने आक्रमण किया था इंडिया पे, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद कौन आए, ठीक है, इसके बाद कौन आए, ठीक है, और इसके बाद कौन आए, इनको आगे पीछे किया जाएगा, फिर आपको पता लगाना है कि सही क्रम क्या है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिपेंड किस पे है, सिक्कों पर। इनके बारे में याद रखना, विदेशी शासक, देशी शासक, ऐसा नहीं है कि भाई देशी शासक के बाद विदेशी आए। जब ये इंडिया में शासन कर रहे थे उसी समय ये भी शासन कर रहे थे, मतलब इन्होंने भी आक्रमण किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये आए हैं, जब ये थे तब ये, यानी कि अब जब दोनों एक जैसा कार्यकाल है तो लड़ाई तो होगी आपस में।
ठीक है, इनकी आपस में लड़ाई तो होगी, कि इनके साथ इनके साथ होगी, ये कहां मानने देंगे इंडिया भाई, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है इनके और इनका कार्यकाल एक जैसा ही है, एक जैसा है, तो भूमि का टकराव तो होगा, दूसरों के साथ लड़ाई तो होगी, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं, शुंग वंश में आपने सुना होगा पुष्यमित्र शुंग, इसी के बारे में थोड़ा हम जानने जाएंगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, और ये एक ब्राह्मण था जो कि मौर्य वंश के दरबार में काम करता था। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं, इसके दरबार में पतंजलि रहता था। ठीक है, इसके दरबार में पतंजलि रहता था, मनु सुना होगा आपने, ठीक है, मनु, जैसे मनु स्मृति की, यानी ये सिक्के तो बताते हैं, बट मत्स्य पुराण ये मनुस्मृति भी बता देगी समाज कैसा था मौर्योत्तर काल में। यहां पर कर्मकांड ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, मतलब वर्गों की लड़ाई भी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भारत के अलग अलग यानी कि अभी तक अशोक के समय भारत एकता में था, जो अशोक बोलता था वही करना होता था। जैसे कि मैंने बताया, अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी वो निकम्मे निकले एक तरफ से, और जिसके कारण भारत के बहुत सारे टुकड़े हुए, जो इतिहास में बहुत बार हुआ है ऐसा। ठीक है, वैसे ही वो सारी चीजें इसमें भी हुई है। ठीक है, उसमें भी हुई है, सारी की सारी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो इसी कारण इसमें बहुत सारी, शुंग वंश के समय पुष्यमित्र शुंग था, जो कर्ण वंश था, सातवाहन वंश था, ये चेदी वंश था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ये सारे के सारे एक प्रकार के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है। और मैंने बताया कि मौर्य वंश में वैश्य थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। तो पुष्यमित्र शुंग, आपको ये पता चल गया कि पुष्यमित्र शुंग था जिसने इसकी स्थापना की है। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वासुदेव, मैं थोड़ा ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वासुदेव, ठीक है, वासुदेव, और ये सारी चीजें जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें आपको सारे पता होना चाहिए, जो ऐसे ही है, किसके संस्थापक पता होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, चलो ये आपको पता चल गया, और शुंग वंश थे, कर्ण वंश थे, सातवाहन थे, चेदी वंश थे, वाकाटक थे। ठीक है, वाकाटक थे। ठीक है, ये सारे थे। तो उस समय ये सारी चीजें, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, ये सारी चीजें थे, तो उस समय ये भी थे। अब जब मैं सिक्के की बात कर रहा हूं, अब यूनानी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, यूनानी का आक्रमण हुआ है शुंग वंश के समय। ठीक है, यानी कि पहले आक्रमणकारी थे। अब आपको पता होना चाहिए, जो शुंग वंश थे, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले इंडिया में। सबसे पहले इन्होंने सोने सिक्के, और सोने के चित्र पर, सोने के सिक्के पर सिक्के पर राजा का चित्र, यानी कि इंसान की आकृति इन्होंने शुरू। ठीक है, तो वो सारी इन्होंने, गांधार कला इनके काल में आई। आपने मथुरा कला और गांधार कला सुनी होगी, मथुरा कला और गांधार कला सुनी होगी, जो यूनानी और इसका भारत का मिश्रण था। महात्मा बुद्ध को ऐसा दिखाया गया, फलाना दिखाया गया, जो भी चीज। ठीक है, उस चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद शक आए। शक की बहुत सारी 5 शाखाएं थी। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहीं जो अफगानिस्तान से आए शक, घूमते घूमकर जाती थी एक तरफ। ठीक है, वो चीजें आप आपके पढ़ेंगे, रुद्रदामन के बारे में, आप रुद्रदामन सुना होगा, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, पहला पहलब के बारे में, गोंडो फर्निस के बारे में पढ़ेंगे आप एक। ठीक है, गोंडो फर्निस के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, यानी आपने याद रहा, इसके बाद ये रहा, इसके बाद ये रहा। अगर आपसे पूछे कि तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो तांबे के सिक्के किसने चलाए हैं, कुषाण। ठीक है, तो मैंने बताया भी है आपको। और इसमें आपने सुना होगा कुषाण के बारे में, कनिष्क राजा सुना होगा, जिसने शक समत चलाया है, यानी जिसने शक समत चलाया था। ठीक है, शक समत चलाया था जिसने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए पता, कि कौन कौन सी चीजें हैं शक के बारे में। ठीक है, तो शक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने कनिष्क सुना होगा, कनिष्क सुना होगा आपने। ठीक है, जो सबसे महान शासक था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि तब यही शक संवत, आप जैसे भारतीय कैलेंडर है,
उसी के यानी कि शक समझ जो 78 में चलाएगा, इसी के बाद एडी स्टार्ट होगा, 78 एडी आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, जो आपने आगे हमने इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है और इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा।